नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, तुम वाकई यारों के यार हो, दोस्तों के दोस्त हो। इतने साल अमेरिका में रहने के बावजूद भी तुम अपने दोस्तों को नहीं भूले। तुम्हारे पार्टी देने का अंदाज आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 30 साल पहले था, जब हम लोग जवान हुआ करते थे। यह बात आशीष ने अल्ताफ से बहुत खुशी के लहजे में कही। आशीष की यह बात सुनकर अल्ताफ जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह आशीष की तरफ देखकर बोला, तेरी सारी आदत छूट गई आशु, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब कहने की तेरी आदत नहीं छूटी। अल्ताफ आशीष को आंसू कहा करता था। छूट भी कैसे सकती है मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए हमेशा डॉक्टर साहब ही रहोगे। आंसू ने यह बात बोली ही थी कि तभी आंसू के बगल में बैठा हुआ आशु का दोस्त मयंक भी बीच में बोल पड़ा। तुम्हें याद होगा अल्ताफ, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आंसू तुझे तब भी डॉक्टर डॉक्टर कहकर ही चिढ़ाता था। और चिढ़ाता भी क्यों नहीं यार, तू हम सब दोस्तों में से सबसे ज्यादा पढ़ाकू था। तुझे डॉक्टरी पढ़ने का कुछ ज्यादा ही भूत चढ़ा हुआ था। मयंक की यह बात सुनकर अल्ताफ एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। अरे यार, हम सब लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। कुछ भी कहो, वह दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। मुझे सचमुच तुम लोगों की बहुत याद आती है और मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बुलाने पर तुम एक फ़ोन पर इंडिया से अमेरिका मुझसे मिलने चले आए। अल्ताफ ने यह बात बोली थी कि आंसू फिर से बोल पड़ा, मेरे दोस्त, यारी में शुक्रिया नहीं कहते, हम लोग कॉलेज के ज़माने के यार हैं। तुम्हें याद होगा, हम लोगों की दोस्ती की मिसाल कॉलेज में दी जाती थी और कई लोग तो हम लोगों से जलते भी थे हमारी दोस्ती से। हाँ याद है यार, मुझे सब याद है। भला मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ। गलत नहीं कहा यार, बंदे की बात में दम है। मगर ये बात 60 वर्ष की उम्र में ही समझ में आती है। अल्ताफ यह बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर उन दोनों ने अल्ताफ को एक साथ जवाब दिया, हाँ यार, यह बात तो 100% सही है। दरअसल अल्ताफ, आंसू और मयंक बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से थी। आंसू और मयंक ने अपना पेशा बिजनेस चुना था, मगर अल्ताफ ने पढ़ाई डॉक्टरी की थी। उसने हिंदुस्तान में ही MBBS कंप्लीट किया था और वह 25 साल से अमेरिका में ही आकर बस गया था। उसने अमेरिका में ही अपना एक क्लिनिक बना रखा था और अब वह यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो चुका था। अल्ताफ ने शादी भी अमेरिका में ही की थी। अमेरिका आने के बाद अल्ताफ की मुलाकात एक लड़की से हुई थी जिसका नाम शाजिया था। वो भी एक डॉक्टर ही थी और वह दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अल्ताफ ने अपनी शादी में भी अपने उन दोनों दोस्तों को बुलाया था। वह कभी भी कोई भी प्रोग्राम करता था तो अपने उन दोस्तों को हिंदुस्तान से जरूर बुलाता था, मगर वह खुद कभी भी अमेरिका आने के बाद हिंदुस्तान नहीं गया था। शादी के बाद अल्ताफ की सिर्फ एक ही औलाद हुई, एक खूबसूरत बेटी की शक्ल में, जो अब जवान हो चुकी थी। अल्ताफ ने उसका नाम मरियम रखा था। आज मरियम की ही मंगनी थी और अल्ताफ ने अपने उन दोनों दोस्तों को अपनी बेटी की मंगनी में ही बुलाया था। प्रोग्राम अब खत्म हो चुका था। अब अल्ताफ अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने ही बंगले के एक खास पोर्शन में बैठा था। अल्ताफ ने अपने घर में अपने दोस्तों के लिए एक अलग पोर्शन बड़े ही शौक से बनवाया हुआ था। उसके दोस्त कभी भी अपनी फैमिली के साथ अल्ताफ से मिलने के लिए आते तो वो उसके घर के इसी पोर्शन में रुकते थे। लेकिन जब उसके दोस्त उससे मिलने के लिए कभी भी अपनी फैमिली के साथ आते तो वो लोग उस वक्त अपनी फैमिली को बिल्कुल भूल जाते। वो सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों की ही बातें करते और अब सबके बच्चे भी जवान हो चुके थे, अपनी अपनी दुनिया बसा चुके थे और वह लोग रात रात भर नहीं सोते थे। रात भर वह सिर्फ बातें ही करते थे। उनकी बातें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी।
वह अपने उस पुराने दौर को याद करते थे, उस हसीन जिंदगी को याद करते थे जो उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर जी थी। वक्त आगे बढ़ चुका था। अल्ताफ और उसके दोस्तों ने अब जवानी से बुढ़ापे में कदम रख दिया था, मगर जब भी वह लोग एक साथ मिलते तो फिर से वही बन जाते जो वह अपने जमाने के दौर में हुआ करते थे। अल्ताफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह भूल जाता था कि वह बूढ़ा हो चुका है, और यही हाल उसके दोस्तों का भी था। अल्ताफ अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा ही रहा था कि तभी अल्ताफ की बीवी साजिया हाथ में कॉफी लिए हुए अल्ताफ के सामने खड़ी थी। जनाब, यह लीजिए कॉफी। मुझे पता है वैसे भी आज रात आप लोग सोने वाले तो हो नहीं, इसलिए मैं आप तीनों के लिए हार्ड कॉफी बनाकर लाई हूँ ताकि आप लोगों को नींद ना आए। साजिया की बात सुनकर अल्ताफ के दोनों दोस्त हंसने लगे। अरे भाभी, नींद तो हम लोगों को वैसे भी नहीं आती है जब हम लोग एक साथ होते हैं, और ये तो और भी अच्छी बात है कि आपने कॉफी बनाकर हमें दे दी। तभी आशु बीच में बोल पड़ा, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार और साथ में भाभी की कॉफी। यह कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। क्या बात है, क्या बात है, तुम तीनों कब यकीन करोगे इस बात का कि अब तुम तीनों बूढ़े हो चुके हो। यह कहकर साजिया मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। वह तीनों अपने पुराने दिनों की बातें कर ही रहे थे, तभी बीच में आंसू बोल पड़ा और उसने बड़े सीरियस लहजे में अल्ताफ से एक बात पूछी। अल्ताफ, मेरी एक बात समझ में आज तक नहीं आई। हम लोगों ने तुमसे कई बार पूछा लेकिन तूने कभी भी सही से जवाब नहीं दिया और हमेशा हमारे सवाल को टाल दिया। आज तेरी बेटी की मंगनी हो गई है, थोड़े दिनों बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। अब तो उस राज को खोल दे यार। आशु की बात सुनकर अल्ताफ आंसू को देखने लगा। कौन सा राज यार? क्या मैंने कभी तुम लोगों से कुछ छुपाया है? अल्ताफ की ये बात सुनकर मयंक भी अल्ताफ से पूछने लगा। आंसू की बात सही है अल्ताफ, मैं जानता हूं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अल्ताफ सवालिया नजरों से अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखने लगा। फिर आशु थोड़ी देर चुप रहने के बाद अल्ताफ से बोला, जहां तक मुझे याद है अल्ताफ, तुझे अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तूने हिंदुस्तान छोड़ दिया और तू फिर कभी हिंदुस्तान वापस नहीं गया? यह वजह तूने हमें आज तक नहीं बताई। अल्ताफ ने फिर टालने वाले अंदाज में आंसू से वही बात कही जो वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता आया था। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद फिर मुझे वक्त ही नहीं मिला। अल्ताफ अपना वाक्य पूरा कर पाता कि मयंक ने अल्ताफ को रोक दिया। मैं इस बात को नहीं मानता अल्ताफ, कुछ तो बात है जो तूने हम लोगों से छुपाई है। चल एक बार को मान भी ले कि तू यहाँ पर बहुत बिजी हो गया था, लेकिन क्या तुझे कभी भी अपने वतन की याद नहीं आई? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और आशु तुझे कॉलेज के जमाने से जानते हैं। हम तेरे दोस्त हैं, तुझे अच्छी तरह से समझते हैं। तू ऐसा नहीं है, कोई तो बात है जिसने तुझे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, जिसके बाद तूने कभी भी हिंदुस्तान जाकर किसी की भी खबर नहीं ली। और एक और बात, तूने अपने घर में कोई भी प्रोग्राम किया, हम दोनों दोस्त तेरे हर प्रोग्राम में आए, लेकिन हम दो दोस्तों ने कोई भी प्रोग्राम किया तू कभी हिंदुस्तान नहीं आया। हम तेरी शादी में आए थे, तेरी जब बेटी पैदा हुई हम तब भी आए, और आज तेरी बेटी की मंगनी हो गई, वह जवान हो गई, हम तुझे आज भी नहीं भूले। लेकिन तू ना तो हम दोनों की शादी में आया और ना हमारे किसी प्रोग्राम में आया। तूने हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया। हम तेरी बात का बुरा मान सकते थे, लेकिन हम दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि कुछ तो बात है जो तू हमसे छुपाता आ रहा है। आज तुझे यह राज खोलना ही पड़ेगा। आज हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। अल्ताफ इससे पहले कुछ कहता, तभी आंसू बीच में बोल पड़ा, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर आज तू हमें वह वजह नहीं बताएगा तो फिर हम यहाँ पर तुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे। आंसू की इस बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया और अल्ताफ अपने दोनों दोस्तों को गहरी नजर से देखने लगा। शायद वह भाप गया था कि आज उसके यह दोस्त उसकी एक नहीं चलने देंगे, अब कोई भी उसका बहाना नहीं चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद अल्ताफ ने उस खामोशी को तोड़ा। अगर तूने मुझे दोस्ती की कसम नहीं दी होती तो शायद मैं इस राज को कभी नहीं खोलता। मैं अपने साथ हुए उस हादसे को तुम लोगों को कभी नहीं बताता। मेरे साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ था, मैंने आज तक वह बात किसी से भी शेयर नहीं की है, यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी नहीं और तुम दोस्तों से भी नहीं।
तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ तुम लोगों से कि मैं तुम लोगों के किसी भी प्रोग्राम में नहीं आ सका। अल्ताफ का यह कहना ही था कि फिर आशु बीच में बोल पड़ा, अल्ताफ, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। हमने तुझसे कहा है कि हम तुझे कॉलेज की जमाने से जानते हैं। हमें इस बात का एहसास है कि कोई तो वजह है जो तू हमें नहीं बताता था। माफी मांगना छोड़ और वो वजह बता, आखिर तेरे साथ क्या हुआ था। अल्ताफ फिर एक बार अपने दोनों दोस्तों को देखने लगा। क्या तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे? अल्ताफ की बात का जवाब मयंक ने दिया, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, और इस उम्र में आकर तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बूढ़े हो चुके हैं यार अब। मयंक की यह बात सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि मयंक की बात में दम था। वह तीनों बुढ़ापे में कदम रख चुके थे। फिर थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ठीक है, मैं आज तुम लोगों को अपने साथ हुआ वह हादसा बताता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताया। एक ऐसा वाकया जो मैं भूल नहीं सकता, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे जिस्म का रोम रोम डर से कांप जाता है और मेरा जिस्म सिहर जाता है, और मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? क्या सच में भूत प्रेत जिन्नात होते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और पेशे से डॉक्टर हूँ। शायद मेरी यह बात किसी पढ़े लिखे को समझ में ना आए, लेकिन मेरी बात का एक एक अल्फाज सच है। मेरे दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और मेरी पोस्टिंग शिमला के एक पहाड़ी इलाके में एक गांव के सरकारी अस्पताल में हुई थी। इस बात को गुजरे हुए आज से 25 साल हो चुके हैं। मैं नया नया डॉक्टर बना था। मुझे कुछ करने का जुनून था, लोगों की मदद करने का एक जुनून सवार था। मुझ में जवानी का आलम था, नई नई हाथ में डिग्री थी। मैं बड़े जोश के साथ उस जगह पर चला गया जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। मुझे याद है वह गांव था, एक पहाड़ी इलाका, बहुत ही खूबसूरत गांव। वहाँ के लोग बहुत सीधे थे, मगर गरीब तबके लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, जिनके पास बहुत कम पैसे हुआ करते थे। बहुत से लोगों का मैं इलाज मुफ्त में कर देता था, क्योंकि उस वक्त मुझे मदद करने का भूत सवार था। उस सरकारी अस्पताल के पास ही मेरा क्वार्टर था, जहाँ पर मैं रहता था। आधी रात में कभी भी कोई भी मरीज मेरे दरवाजे पर आता तो मैं उसका इलाज कर देता था। मुझे वो रात आज भी याद है। मुझे याद है कि रात को फ्री होकर मैं अस्पताल से अपने क्वार्टर पर आ गया था, यानी कि अपने घर पर। उस रात सर्दी ज़्यादा थी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा टहला और फिर मैं अपने गर्म गर्म बिस्तर पर लेट गया था और टीवी देखने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख लग गई। करीब रात के 10 बजे रात को किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं चौंक कर उठ बैठा, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि अक्सर गांव के लोग रात में मेरे पास आते रहते थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो मेरे सामने अस्पताल का एक कर्मचारी था। उसे मैं जानता था, उसका नाम मोहन लाल था। वह थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने उसे घबराए हुए देखकर पूछा, क्या हुआ मोहनलाल, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मोहनलाल ने मुझे देखकर कहा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, अस्पताल में एक बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट आया है। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं और उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही हैं। मैंने उसकी बात सुनकर फौरन अपना कोट पहना और उसके साथ चल दिया। अस्पताल की तरफ जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर 4-5 लोगों की भीड़ जमा थी। गाँव में अक्सर ऐसा होता है, कोई भी बीमार पड़ता है तो 4-5 लोग गांव के हमेशा साथ में उस वक्त आ जाते थे। मैंने उन लोगों को अलग हटाया और उस कमरे की तरफ चल दिया जहां पर मरीज को रखा गया था। मैंने देखा मरीज के पास एक औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और बगल में एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। वह एक लंबी चौड़ी कद काठी का बूढ़ा व्यक्ति था, मगर उसका जिस्म गांव वालों की तरह तगड़ा और तंदुरुस्त था। बुढ़ापे ने भी उसके जिस्म पर कोई खास असर नहीं डाला था। मैंने उन लोगों को अलग हटाया और मरीज की तरफ चल दिया। जैसे ही मेरी निगाह मरीज की तरफ पड़ी तो मैं उसे गौर से देखने लगा। वो एक लड़की थी जो निहायत ही खूबसूरत थी और आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं उस लड़की के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं बता नहीं सकता था उस लड़की में ना जाने कैसी कशिश थी।
खुद को संभाल कर मैं जैसे ही उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो लड़की के बगल में खड़ा हुआ था मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरी लड़की की जान बचा लीजिए। यह मेरी इकलौती लड़की है। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। बस आप मेरी लड़की की जान बचा लीजिए। मैंने उस बूढ़े की तरफ देखा। वह जिस्म में तगड़ा जरूर था, लेकिन कपड़े उसके गांव वाले जैसे थे। मैंने मन ही मन में सोचा, इस बेचारे के पास क्या होगा जो यह कह रहा है कि वह सब कुछ देने को तैयार है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि औलाद की मोहब्बत में अक्सर माँ बाप ऐसा बोल जाते हैं। फिर मैंने उस बूढ़े से कहा, घबराओ मत बाबा, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। फिर मैंने लड़की की नब्ज पकड़ी। मैंने देखा उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही थी, मगर उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उस बूढ़े की तरफ देखकर कहा, इसको बुखार नहीं है, सर्दी का असर है, शायद निमोनिया हो सकता है। फिर मैंने एक डॉक्टर होने के नाते उसका चेकअप किया। फिर मैंने उस बूढ़े से पूछा, आपकी बेटी ने कुछ खाया? ये कब से भूखी है? वो बूढ़ा व्यक्ति मेरा सवाल सुनकर नजरें चुराने लगा। तभी वह औरत जो उस लड़की के पास ही बैठी हुई थी, वो अचानक उठकर खड़ी होकर मुझसे धीरे से बोली, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मैं उस औरत की बात सुनकर हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि उस औरत ने मुझसे अकेले में बात करने के लिए क्यों कहा। शायद वह मेरी नजरों को समझ गई थी। उसने दोबारा फिर आहिस्ता से कहा और इस बार बहुत ही इल्तिजा भरे लहजे में कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है डॉक्टर साहब। फिर मैंने उस बूढ़े शख्स की तरफ देखा। वह अभी भी मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैंने कहा, ठीक है। फिर उस औरत ने अपने पति को अजीब सी नजरों से देखा और वह बूढ़ा चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर चला गया। अब कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं और वह औरत और उसकी बेटी जो अभी तक बेहोश थी। फिर मैंने उस औरत से मुखातिब होकर कहा, ओके, अब यहाँ पर कोई नहीं है, बोलिए, आपको मुझसे अकेले में क्या बात करनी थी? पर मैंने देखा वह औरत बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। शायद वह कुछ कहना चाह रही थी, मगर कह नहीं पा रही थी। मैं उसकी हालत देखकर समझ गया। फिर मैंने उससे बहुत नरमी भरे लहजे में कहा, देखिए खातून, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम मरीजों का इलाज करना है। मैंने आपकी बेटी की हालत देखकर यह अंदाजा लगा लिया था कि आपकी बेटी ने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। फिर वह बड़ी बेचैनी से मेरी तरफ देखकर बोली, डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अभी मैंने इसका इलाज करना शुरू नहीं किया है। इलाज करने के बाद ही मरीज की कंडीशन का पता लगेगा। वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है? उसने बताया, मेरी बेटी का नाम नादिया है, जो मेरी इकलौती बेटी है। हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने जब यह पूछा कि क्या इसने कुछ खाया है या नहीं, तो मैं घबरा गई, क्योंकि बाहर थोड़े बहुत गांव के लोग भी इकट्ठा हैं, तो मुझे सही मालूम नहीं हुआ। आप शहर के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब, लेकिन यह गांव है। आप यहाँ के लोगों को नहीं जानते। यहाँ के लोग तिल का पहाड़ बनाने में माहिर होते हैं। यहाँ की लड़की की इज्जत आबरू की बहुत अहमियत होती है। यहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों पर किसी को भी बदनाम कर देते हैं। मैं उस औरत की बात गौर से सुन रहा था, जो नादिया की माँ थी। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपकी बातों को समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में गांव का माहौल बहुत अलग होता है और शहर वाले गांव के माहौल को पुराना माहौल कहते हैं। मैं अच्छी तरह से आपकी बात समझता हूँ। आप बेफिक्र होकर मुझे बताएं। मैं वादा करता हूँ कि आपकी खानदान की इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आएगी। गांव की लड़की की इज्जत और खानदान की अहमियत क्या होती है, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरी पूरी बात होने के बाद मैंने देखा उस औरत के चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आने लगा था। फिर वह बोली, दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि मेरी इस बेटी की मंगनी हो चुकी थी, मगर किसी वजह से मंगनी टूट गई, क्योंकि मंगनी लड़के ने खुद तोड़ दी थी और यह सदमा मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने कुछ दिनों से खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा है और बीमार बीमार सी नजर आती है। मैं नादिया की माँ की बात को बहुत गौर से सुन रहा था। फिर मैंने नादिया की माँ से पूछा, देखिए, मुझे कोई हक तो नहीं है यह पूछने का, लेकिन फिर भी क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ कि लड़के ने आखिरकार नादिया से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया? मैंने देखा मेरे इस सवाल पर वह औरत मुझे बेबसी से देखने लगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती डॉक्टर साहब। मैंने कहा, घबराइए मत, कुछ तो बताइए,
शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इससे पहले कि वह औरत कुछ बोलती, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और मैंने देखा कि वह बूढ़ा अंदर आ गया, जो कि नादिया का बाप था। और नादिया के बाप ने आकर मुझसे एक ही सवाल किया, डॉक्टर साहब आप इलाज कब शुरू करेंगे? मेरी बेटी अभी तक होश में नहीं आई। मैंने देखा जैसे ही नादिया का बाप अंदर आया, फौरन नादिया की माँ खामोशी के साथ नीचे बैठ गई कुर्सी पर। मैंने फिर उस बूढ़े की तरफ मुखातिब होकर कहा, ठीक है, मैं इलाज शुरू करता हूँ। और मैंने एक डॉक्टर होने के नाते नादिया का इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि नादिया को हल्का हल्का होश आने लगा और उसने हल्की हल्की आंखें खोल दी। फिर मैंने उन लोगों से नादिया के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया और उसके बाप की तरफ मुखातिब होकर कहा कि आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं है, इसको थोड़ा सा दूध पिलाइए। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि उन लोगों ने दूध मंगवा लिया था और नादिया हक्का बक्का हैरत से सब लोगों को देख रही थी, जैसे कि उसे यकीन ही ना हो कि वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैंने देखा उसकी माँ नादिया की तरफ दूध का गिलास लेकर खड़ी हुई थी और वह नादिया से बड़े इल्तिजा भरे लहजे में कह रही थी कि बेटी थोड़ा सा दूध पी लो, डॉक्टर साहब ने कहा है। मगर मैंने देखा कि नादिया ने दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने उस नादिया के बाप की तरफ देखकर कहा कि आप अपनी बेटी को दूध जरूर पिलाइए, जब तक कुछ भी इसके पेट में नहीं जाएगा यह ठीक नहीं हो सकती, और इस वक्त इसके पेट में कुछ न कुछ जाना बहुत जरूरी है। मगर मैंने देखा कि नादिया का बाप फिर से नजरें इधर उधर चुराने लगा। फिर थक हार कर मैं खुद नादिया के पास गया और उसको गौर से देखने लगा। मुझे तो पहली बार देखने में ही कुछ अजीब सी कशिश लगी थी उसमें। फिर मैंने नादिया से कहा, प्लीज आप दूध पी लीजिए, आपको दूध पीना बहुत जरूरी है। आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इस तरह आपकी हालत और भी बिगड़ सकती है। मैंने देखा मेरे यह कहने पर वह मुझे बहुत गौर से देखने लगी। फिर उसने सबके सामने मुझसे कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर दूध पी लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। अगर आपको शर्त कबूल हो तो मुझे बताइए। मैं हक्का बक्का नादिया की तरफ देखने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि गांव का माहौल इस तरह का नहीं होता। नादिया की इस तरह की बेतकल्लुफी ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था और मैंने देखा कि इस बात का उसकी माँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना उसके बाप पर। यह वह दौर था जब इस तरह की बातें हिंदुस्तान में नहीं हुआ करती थी। यह वह दौर था जब कोई भी लड़की पहली मुलाकात में किसी अजनबी से इतनी बेतकल्लुफी से बात नहीं करती थी, और इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया था। फिर मैंने पूछा, कैसी शर्त? कौन सी शर्त? उसने कहा, वह शर्त मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहरहाल मैंने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन पहले यह दूध पी लो। मेरे कहने पर धीरे धीरे करके उसने पूरा गिलास पी लिया। फिर मैंने नादिया के बाप से मुखातिब होकर कहा, आपके साथ जो गांव वाले आए थे उन्हें आप घर पर भेज दीजिए। 1-2 घंटे बाद नादिया की हालत देखकर मैं उसे डिस्चार्ज कर दूंगा। मरीज को इस तरह से और घबराहट होती है जब वह अपने आसपास बहुत से लोगों को देखता है। मैंने देखा मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा उन लोगों के पास चला गया जो लोग उसके साथ यहाँ तक चलकर आए थे। थोड़ी ही देर बाद वहां खामोशी थी। वहां पर अब कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग अब वहां से जा चुके थे। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं फिर नादिया का दोबारा चेकअप करने आया। मुझे उसकी हालत में बहुत सुधार महसूस हुआ और उसकी हालत अब बहुत बेहतर हो गई थी। दरअसल एक डॉक्टर होने के नाते मैंने यह अंदाजा लगा लिया था कि नादिया को कोई भी बीमारी नहीं थी, बस उसने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं था और इसी वजह से उसकी तबीयत में गिरावट आ गई थी। फिर मैंने नादिया को कुछ दवाइयाँ लिखी और वह दवाइयाँ नादिया के बाप के हाथों में थमा दी। और फिर मैंने नादिया के बाप से कहा कि आपकी बेटी बिल्कुल सही है, यह दवाइयाँ देते रहिएगा और 2 दिन बाद एक बार फिर इसका चेकअप कराने के लिए जरूर रहिएगा। मुझे तभी पता चलेगा कि नादिया की हालत में कितना सुधार है। मेरी बात सुनकर नादिया का बाप खुश हो गया। दरअसल मैंने नादिया के बाप से झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पहले ही नजर में नादिया में इतनी कशिश महसूस हुई थी कि मैं उससे दूर ही नहीं होना चाहता था। मैंने उसे सिर्फ ताकत की दवाइयाँ लिखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि नादिया को कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ खाना छोड़ने की वजह से वह बेहोश हुई थी। मगर मैं उसे दोबारा बुलाना चाहता था, शायद मैं उसे दोबारा देखना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि नादिया की माँ उसका हाथ पकड़े अस्पताल के बाहर खड़ी थी। सुबह होने में अभी 1 घंटा ही बाकी था।
मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त 4 बज रहे थे। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, वह भी रात के वक्त, और ना ही मुझे एक बार भी नींद का कोई झोंका आया था। मैंने इस ख्याल को झटक दिया, सोचा कि शायद हो सकता है कि मैं नादिया की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो गया हूँ। मैं अपने कैबिन की तरफ चला गया। मैं सोच रहा था कि क्या अपने क्वार्टर जाऊं कि नहीं जाऊं। सुबह तो वैसे ही होने वाली थी, आज की रात तो पूरी ऐसे ही जागते जागते ही कट गई थी। फिर मैंने यही फैसला किया कि चलो थोड़ी देर जाकर सो लेते हैं। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि नादिया का बाप मेरी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उसका बाप मेरे कमरे की तरफ आया जहां पर मैं बैठा था, अचानक लाइट चली गई और सब तरफ अंधेरा हो गया। बस मुझे नादिया के बाप की आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब आप वहाँ से चले आए, मैं आपको आपकी फीस देना तो भूल गया। मैंने उससे मना किया, नहीं नहीं, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी 2 दिन बाद आपको अपनी बेटी को लेकर यहाँ आना है, तब देख लेंगे। लेकिन उसने कहा, मैं सोच रहा था कि बेचारे गरीब लोग हैं, क्या दे देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेहनत की है, पूरी रात आप सोए नहीं हैं, इसलिए उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दिए और वहाँ से चला गया। अंधेरे का आलम था, मैंने यह भी नहीं देखा कि पैसे कितने दिए हैं। मैंने उसके पैसे अपने कोट की जेब में रख लिए और मोमबत्ती की तलाश करने लगा। करीब 5 मिनट की मेहनत मशक्कत करने के बाद मुझे मोमबत्ती मिल गई, मगर यह क्या, जैसे ही मैंने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लाइट वापस आ गई। मैं बाहर की तरफ निकल आया। मैंने देखा कि नादिया की माँ और बाप अब वहाँ से जा चुके थे। मेरे जहन में ख्याल आया कि इतनी जल्दी वो लोग कैसे जा सकते हैं, अभी 5 मिनट तो हुए हैं ना तो कोई रिक्शा है यहाँ पर और ना ही उन लोगों के पास कोई गाड़ी वगैरह थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि वैसे भी आज की रात का वक्त पता ही ना लगा हो। मैं जिस बात को 5 मिनट समझ रहा हूँ उस बात को 10-15 मिनट बीत गए हैं। यह सोचकर मैंने इस सवाल को भी अपने जहन से झटक दिया और धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ मैं अपने क्वार्टर की तरफ पहुंच गया। ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं पूरी रात नहीं सोया था। अब मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। तब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बदन थोड़ा थका थका सा है। मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। जब मैंने अपनी घड़ी में दोबारा वक्त देखा तो उसमें 5 बज रहे थे, यानी सुबह हो चुकी थी। मगर अब मुझे नींद इतनी बुरी तरह से आ रही थी कि मेरी पलकें उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नींद की आगोश में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर के बाद मेरी आंख लगी ही थी कि फिर दोबारा दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैंने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि अब कौन आ गया, क्या आज रात मुझे चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सोचा था कि 1-2 घंटा सो लूंगा, मगर फिर कोई आ गया। फिर जहन में सवाल आया, हो सकता है कोई मरीज हो। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा सामने वही मेरे अस्पताल का कर्मचारी मोहनलाल खड़ा हुआ था। मैंने अपनी आंखें मसलते हुए मोहनलाल से पूछा, अब क्या हुआ है मोहनलाल। मैंने देखा मोहनलाल का चेहरा इस बार घबराया हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल सपाट था। डॉक्टर साहब, किसी की तबीयत खराब है तो उन्होंने आपको इमरजेंसी में अपने घर पर बुलाया है। मैं मोहनलाल की बात सुनकर मोहनलाल को गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। क्या बात कर रहे हो तुम, किसकी तबीयत खराब है, किसने बुलाया है मुझे। मगर मेरे ऐसे बोलने पर मैंने देखा मोहनलाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने देखा बाहर सुबह का उलाजा हल्का हल्का फैल चुका था। मैंने कहा, ठीक है मोहनलाल, चलो कहाँ चलना है। फिर मैंने भारी मन से ओवरकोट पहना क्योंकि मुझे नींद बहुत तेजी से आ रही थी और मैं मोहनलाल के पीछे पीछे चल दिया। फिर मैंने मोहनलाल से चलते चलते पूछा, कितनी दूर यहाँ से घर है उनका। मोहनलाल ने कहा, डॉक्टर साहब, बस यहाँ से मुश्किल से 10 या 15 मिनट का रास्ता है। मोहनलाल के ऐसा कहने पर मुझे थोड़ा सुकून सा मिल गया क्योंकि इस वक्त मुझ में चलने की ताकत नहीं थी। मैंने देखा मोहनलाल एक कच्ची सड़क की तरफ मुड़ गया। थोड़ी ही देर बाद मोहनलाल के साथ चलने पर मुझे एहसास हुआ कि वह बड़ी अजीबोगरीब जगह थी। मैंने मोहनलाल से पूछा, मोहनलाल, आसपास कोई रहता नहीं है क्या। सुबह का वक्त है डॉक्टर साहब, यहाँ के लोग देर से सोकर उठते हैं। मुझे मोहनलाल के ऐसे जवाब पर बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैं जानता था गांव के लोग तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैं चारों तरफ देखता हुआ चल रहा था। अजीब सा माहौल था। वहाँ कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान थे।
मगर कोई भी बंदा नजर ही नहीं आ रहा था। मोहनलाल ने सही कहा था। लगभग 15 मिनट के बाद हम लोग एक मकान के सामने खड़े हुए थे। दूर से देखने में वह मकान बहुत ही पुराना मालूम होता था। मैंने मोहनलाल की तरफ देखकर कहा, इस मकान में तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई मरीज है। मोहनलाल ने फिर वही जवाब मुझे दिया, डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं और वह देर से उठते हैं। रहा सवाल इस मकान में किसी के रहने का, तो आप अंदर चलिए। अंदर एक मरीज लेटा हुआ है जो बहुत बीमार है। फिर मैंने मोहनलाल से दरवाजे पर ही खड़े रहकर पूछा, एक बात और पूछूं तुमसे मोहनलाल? उस वक्त मैं नींद में था जिस वक्त मेरे घर पर तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे। क्या तुम इन लोगों को जानते हो? क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तुम मुझे किसी के घर पर लेकर आए हो। ज्यादातर गांव के बासिंदे मेरे क्लिनिक पर या अस्पताल में ही आकर खुद को दिखाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। मोहनलाल ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया, डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इन लोगों को जानता हूँ। दरअसल ये लोग मेरे मिलने वाले हैं। अच्छा, यह बताओ मरीज को हुआ क्या है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। बस वो लेटा हुआ है, ना वो कुछ बोलता है और ना किसी की तरफ देखता है। उसका जिस्म ठंडा पड़ा हुआ है। मोहनलाल की बात सुनकर मैं मोहनलाल के चेहरे को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे उस वक्त सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। ठीक है, अंदर से किसी को बुलाओ तो सही। क्या यहीं बाहर ही खड़े रहेंगे? मैंने जमाही लेते हुए मोहनलाल से कहा। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपसे कह चुका हूँ कि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। यह कहकर मोहनलाल ने उस मकान का दरवाजा खोल दिया और मकान के अंदर दाखिल हो गया और उसके पीछे पीछे मैं भी। मैंने अंदर जाकर देखा। बाहर से देखने में वह मकान बहुत ही पुराना मालूम होता था, मगर अंदर से ठीक ठाक बना हुआ था। मकान के अंदर जाते ही मैंने देखा सामने 2 कमरे बने हुए थे और एक कमरे में कुछ लोगों की बातों की आवाजें आ रही थी। मैं समझ गया कि मरीज वहीं पर हैं। मैं मोहनलाल की तरफ देखने लगा। मोहनलाल ने फिर मुझे उसके पीछे की तरफ चलने का इशारा किया। मैं मोहनलाल के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही लम्हों के बाद मैं एक कमरे में मौजूद था। मैंने वहां पर देखा एक बुजुर्ग बैठा हुआ था जिनकी सफेद दाढ़ी थी और वहां उनके पास 2-3 औरतें भी बैठी हुई थी, लेकिन वह औरतें सब बुरखे में थी। मैं समझ गया यह मकान किसी मुस्लिम का ही मकान है। मैंने देखा वो औरतें खामोश बैठी हुई थी। वह उस चारपाई की तरफ देख रही थी जहां पर मरीज को लिटाया गया था। मरीज के मुंह पर एक कपड़ा ढका हुआ था। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा, क्या हुआ है इनको? वह बुजुर्ग मेरी तरफ गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद अंडे की तरह लग रही थी। ऐसा लगता था कि उनकी आंखों में पुतली जैसा ही ना हो। उनको देखकर मुझे एक दहशत सी सवार होने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपनी कैफियत उनसे बयान नहीं की, क्योंकि एक तो मैं थका हुआ था और ऊपर से नींद अभी भी आ रही थी। उन बुजुर्ग ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे पूछा, हजरत, क्या हुआ है इन्हें? कुछ बताएंगे आप? थोड़ी देर के बाद वह बोली, आप खुद क्यों नहीं देख लेते कि क्या हुआ है इसको? मैंने इससे आगे उनसे पूछना कुछ मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही मैंने मरीज के मुंह पर से कपड़ा हटाने की कोशिश की तो उन बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। नहीं, आप ऐसे ही देखिए क्या हुआ है इसको, कपड़ा मुंह पर से नहीं हटाइए। मैं बुजुर्ग की इस बात पर पूरी तरह से तिलमिला गया। मुझसे ना रहा गया। मैं मोहनलाल की तरफ देखने लगा। मुझे उनकी बात पर इस कदर गुस्सा आया कि मैं अपना आपा खो बैठा, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं एक डॉक्टर हूँ। जब तक मैं मरीज को पूरी तरह से नहीं देखूंगा तो मैं पता कैसे लगा पाऊंगा कि इसको हुआ क्या है? मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। वह बुजुर्ग जिद पर अड़ गए। नहीं, इसका चेहरा आप नहीं देख सकते। मुझे उनकी बात पर फिर दोबारा गुस्सा आ गया, लेकिन दोबारा मैंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया, ये सोचकर कि शायद मरीज की हालत अच्छी नहीं हो और इन बुजुर्ग ने टेंशन ले ली हो और टेंशन में इस तरह से बोल रहे हो।
फिर मैंने मरीज का हाथ पकड़कर मैंने उसकी नब्ज चेक की। जैसे ही मैंने मरीज का हाथ पकड़ा, मेरे अंदर से सनाका निकल गया। वह मर चुका था। मैं इधर उधर देखने लगा और बुजुर्ग मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने बहुत ही धीमी लफ्जों में बुजुर्ग से कहा, यह आपके कौन है? क्या ये आपका बेटा है? बुजुर्ग ने फिर मेरे सवाल का उल्टा जवाब दिया, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये मेरा कौन है या कौन नहीं। यह बताओ, क्या यह ठीक हो सकता है? उनके इस बर्ताव पर मैं बुरी तरह से झुंझला गया। फिर मैंने खुलकर साफ अल्फाजों में कह दिया कि यह मर चुका है। यह आपका कोई भी हो, इसकी नब्ज नहीं चल रही हैं, और जहां तक मेरा अंदाजा है, इसको मरे हुए कम से कम 2 या 4 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगा था कि मेरे ऐसा कहने पर बुजुर्ग थोड़ा रुआसू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह मेरी बात सुनकर मुझे ही बहुत गौर से देखने लगे। फिर मैंने उन औरतों की तरफ नजर दौड़ाई जो उस मरीज के पास बैठी हुई थी, और सभी खामोशी से मुझे ही देख रही थी। मुझे उन औरतों का अपनी तरफ देखना बहुत अजीब लगा। मैंने मोहनलाल की तरफ नजर दौड़ाई, मगर मैंने देखा मोहनलाल भी मुझे ही बहुत गौर से देख रहा था। माजरा मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में एक दहशत सी सवार होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ। थोड़ी ही देर बाद बुजुर्ग मेरी तरफ देखकर बोले, अब तुम इसका चेहरा हटा सकते हो डॉक्टर साहब। मैं बुजुर्ग की तरफ हैरानी और परेशानी के आलम में देखने लगा, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक बार और नब्ज चेक कर ली जाए। फिर मैंने उस मरीज की दोबारा नब्ज टटोली, लेकिन वह मर चुका था। फिर मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया, मेरे जिस्म से जान ही निकल गई और मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्या यह मेरा सपना है या हकीकत? लेकिन वह सपना नहीं, हकीकत ही लग रहा था। जब मैंने उस मरीज के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वहां सामने मेरा ही चेहरा था, यानी कि मैं खुद को मुर्दा देख रहा था। मेरे होश उड़ गए थे और मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने चीखते हुए बुजुर्ग की तरफ मुखातिब होकर कहा, यह क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मेरी बात सुनकर बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बहुत ही तेज आवाज में मुझसे बोले, तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ तुम ही तो लेटे हो, यह तुम ही हो। अचानक मेरा वहां पर दम घुटने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी सांस रुक रही है और मुझ पर बेहोशी हावी होने लगी। मैंने मोहनलाल को आवाज लगाई, लेकिन मैंने देखा मोहनलाल सपाट चेहरा लिए मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे मुझसे कोई मतलब ही ना हो, जैसे कि मैं उसके लिए अनजान हूँ। कड़ाके की ठंड में मेरे पसीने की धारा बहने लगी और मैं घुटनों के बल गिर गया। फिर मेरी एक बार दोबारा निगाह उस मरीज पर पड़ी तो मैं एक बार फिर कांप कर रह गया। वो यकीनन मेरा ही चेहरा था। अगर वह जिंदा होता तो हूबहू बिल्कुल मेरी ही तरह होता। मुझ पर बेहोशी छा रही थी और मैं अपना होश खो रहा था। फिर अचानक मैं जमीन पर गिर गया और मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, डॉक्टर साहब उठिए, दोपहर के 12 बज गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मगर यह क्या? मैंने देखा कि मैं अपने ही कमरे पर मौजूद हूँ, अपने ही बेडरूम में लेटा हुआ था। फिर दोबारा आवाज आई, डॉक्टर साहब उठिए ना। मैं उस आवाज को पहचानता था। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे दूध वाले की थी, जो अक्सर सुबह दूध देने आता था। मैंने देखा कि मैं पसीना पसीना हो रहा था। मैंने उठकर झट से दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला ही खड़ा था। वह मुझे देखकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं सुबह भी आया था, लेकिन आप सो रहे थे। फिर मुझे लगा कि शायद रात को आप कोई मरीज वगैरह देखने निकल गए होंगे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए मैं दोपहर को दूध लेकर आया हूँ। मैंने उसके हाथों से दूध का पैकेट ले लिया और फिर से अपने कमरे की तरफ देखने लगा। दूध का पैकेट रखकर मैं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था? क्या वह सपना था या हकीकत थी?
घड़ी की तरफ मैंने निगाह दौड़ाई तो 12 बज रहे थे। मैंने एक ऐसा सपना देखा था जिसने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरा बदन अभी भी डर से कांप रहा था। फिर मैंने खुद को नॉर्मल किया और नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और बाहर बैठकर चाय पीने लगा। हवा ठंडी चल रही थी। मैं अभी भी अपने ही उसी सपने के बारे में सोच रहा था जो बिल्कुल हकीकत जैसा था। मैं सोच रहा था कि कैसा सपना था, बिल्कुल हकीकत की तरह। फिर मैं अस्पताल की तरफ चल दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने देखा मोहनलाल दरवाजे पर ही खड़ा था। वह मुझे देखकर पूछने लगा, डॉक्टर साहब आज तो बहुत देर तक सोए हो आप, और सोते भी क्यों नहीं, रात भर आप जागे थे। आप वाकई बहुत अच्छे आदमी हो डॉक्टर साहब, वरना रात में बहुत से डॉक्टर अक्सर मरीजों को भगा देते हैं। मैं उसे देखकर उसके पास ही आ गया। फिर वह मुझसे बोला, आज सुबह से कोई भी पेशेंट नहीं आया डॉक्टर साहब, इसलिए हमने आपको जगाना सही नहीं समझा। आप रात भर जागे थे, आपके चेहरे से थकान भी साफ साफ झलक रही थी। मैं मोहनलाल को गौर से देख रहा था। मैं सोच रहा था कि मोहनलाल से कुछ पूछूं या ना पूछूं। मेरा दिल एक अजीब सी कसमकस का शिकार था। फिर मैंने मोहनलाल से पूछ ही लिया, मोहनलाल क्या तुम सुबह के वक्त मेरे पास आए थे? मेरे इस सवाल पर मोहनलाल मुझे गौर से देखने लगा। फिर वह कुछ सोचकर बोला, सुबह सुबह तो नहीं आया डॉक्टर साहब, हाँ रात में मैं आपके पास आया था। जो एक पेशेंट आया था, जो एक लड़की थी, आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं चला गया था। सुबह के वक्त मैं आपके पास नहीं आया। क्या कोई खास बात है? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखकर मना कर दिया। नहीं, मुझे लगा कि शायद सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया था और वह शायद तुम ही हो। मेरी बात सुनकर मोहनलाल हंसने लगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। मैं सुबह आपके पास नहीं आया, बल्कि मैं तो खुद सुबह 9 बजे सोकर उठा हूँ। आप रात भर के थके हुए थे डॉक्टर साहब। नींद में अक्सर कभी कभार ऐसा धोखा हो जाता है। तुम ठीक कहते हो मोहनलाल, शायद मेरा वहम ही होगा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मोहनलाल की तरफ देखकर कहा। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की एक कामयाब कोशिश की। मोहनलाल भी मुझे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उसे टालने के लिए कहा, मेरे कैबिन में चाय भिजवा देना मोहनलाल, मुझे इस वक्त चाय की बहुत तलब महसूस हो रही है। मेरे ऐसा कहने पर मोहनलाल खुश हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने कैबिन में चलिए, मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा बढ़िया वाली चाय बनवा कर लेकर आता हूँ। यह कहकर मोहनलाल वहां से चला गया और मैं मोहनलाल को जाते हुए देखने लगा। सच तो यह है कि मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। जो सपना मैंने कुछ देर पहले देखा था, उस सपने ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फिर धीरे धीरे कदमों से मैं अपने कैबिन की तरफ चला गया और अपने कैबिन में बैठकर फिर से उसी सपने के बारे में सोचने लगा। अजीब सपना था, बिल्कुल हकीकत की तरह। फिर मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटका दिया। यह सोचकर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं खामखा इतना परेशान हो रहा हूँ, वो सिर्फ एक सपना ही तो था। हकीकत तो यह है कि मैं इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ हूँ। मैं यह सब बातें सोच ही रहा था कि मोहनलाल मेरे सामने चाय लेकर हाजिर हो गया। मैंने मोहनलाल के हाथ से चाय ले ली और चाय की चुस्कियां लेने लगा। चाय वाकई बहुत ही अच्छी बनी थी। मोहनलाल मेरे लिए चाय बहुत ही अच्छी बनवा कर लाया था। मैं आराम से बैठकर चाय पीने लगा और मोहनलाल मेरे सामने खड़ा था। मैंने मोहनलाल से पूछ ही लिया, क्या बात है मोहनलाल, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मोहनलाल मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। बाबूजी, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। मोहनलाल अक्सर मुझसे पैसे मांग लिया करता था और मैं मोहनलाल को खुशी खुशी पैसे दे देता था, क्योंकि वह मेरे बहुत से काम भी करता था। ठीक है मोहनलाल। फिर अचानक मुझे याद आया कि कल रात नादिया के बाप ने मुझे अंधेरे में कुछ पैसे दिए थे। फिर मैंने सोचा देखते हैं कि कितने पैसे थे। मैंने कोट की जेब में हाथ डाला। वह पैसे अभी भी वैसे ही गुड़ी मुड़ी जेब में रखे हुए थे जैसे नादिया के बाप ने मेरे हाथ में दिए थे। मैंने वैसे ही पैसे को जेब में रख लिया था। मैं वो पैसे निकाल कर गिनने लगा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। वह पूरे 10 नोट थे, वो भी 100-100 के। उस वक्त 1000 रुपए बहुत अहमियत रखते थे।
मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि नादिया का बाप देखने में तो बहुत ही ज्यादा गरीब मालूम होता था। एक गरीब आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता। मैंने उसमें से 100 निकालकर मोहनलाल को दे दिए और मोहनलाल वहां से चला गया। और मैं कुर्सी पर बैठे बैठे यही सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मोहनलाल के जाने के बाद मैं इन सब बातों पर गौर कर ही रहा था, तभी अचानक मोहनलाल मेरे पास दोबारा वापस आ गया और वह मुझे देखकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपसे मिलने आपके दोस्त इंस्पेक्टर खान आए हैं। इंस्पेक्टर खान का नाम सुनकर मैं अचानक चौंक पड़ा और मैंने मन ही मन में सोचा कि इंस्पेक्टर खान इस वक्त यहाँ पर, सब खैरियत तो है। दरअसल जब मेरी इस गांव में पोस्टिंग हुई थी, मैं तभी से इंस्पेक्टर खान को जानता था। वह 1-2 बार अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए मेरे ही पास आए थे। तब से मेरा और उनका रवैया आपस में थोड़ा दोस्ताना हो गया था। इंस्पेक्टर खान बहुत ही हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति थे। हालांकि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी वह मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे कि वह मेरे हम उम्र हो। मैंने मोहनलाल से कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने इंस्पेक्टर खान बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। सलाम दुआ होने के बाद इधर उधर की बातें होने लगी। फिर थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर खान मुझसे खुद बोले, दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैं बेवक्त आपके पास क्यों आ गया। मैंने इंस्पेक्टर खान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था पिछली बातों को लेकर। फिर वह मुझे देखकर कहने लगे, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। मैंने बात को टालने के अंदाज में कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब। आप तो जानते हैं कि कभी कभी रात को मरीज अक्सर यहाँ पर आ जाते हैं और कभी कभी नींद पूरी नहीं हो पाती। बस थोड़ी सी थकान है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक बात पूछो डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं खान साहब। हाँ, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ कोई डॉक्टर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा खान साहब। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान मुझे गौर से देखने लगे। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, तो लगता है आप बहुत थके हुए हैं। हाँ खान साहब, पर ये सब तो चलता रहता है। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान मुस्कुराने लगे। तो ठीक है, आपकी थकान आज हम उतार देते हैं। दरअसल आपकी आज हमारे यहाँ पर दावत है और मैं आपको इनवाइट करने ही आया हूँ। मैं उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान की तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था इस वक्त कहीं बाहर जाने का। फिर मैंने इंस्पेक्टर खान से टालने वाले अंदाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, दावत की क्या जरूरत है। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान फिर हंसने लगे और वह मुझसे कहने लगे, मैं जानता था मियाँ, तुम जरूर कोई बहाना मारोगे, लेकिन आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने दूंगा। आज तुम्हें मेरे घर पर दावत में आना ही होगा और मैं तुम्हें यहाँ ले जाने के लिए ही आया हूँ। आज मैंने भी छुट्टी ले रखी है। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। फिर वह मुझसे कहने लगे, आप मेरे घर चलिए, लोगों से थोड़ा मिलोगे आप तो हो सकता है आपकी थकान भी उतर जाए। मैंने उनसे हारे हुए अंदाज में कहा, ठीक है इंस्पेक्टर खान, मैं चलता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं तैयार होकर इंस्पेक्टर खान की जीप में सवार होकर उनके घर की तरफ जा रहा था। वह मुझसे रास्ते में इधर उधर की बातें कर रहे थे और मैं उन्हें जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर देख रहा था और कभी कभार उनकी बातों का हाँ या ना में जवाब देता था। थोड़ी ही देर बाद मैं इंस्पेक्टर खान के घर पर था। इंस्पेक्टर खान की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी। उनके परिवार में सिर्फ उनके 2 बड़े बेटे और उनकी बीवी थी। उनका कोई बेटा नहीं था। इंस्पेक्टर खान के घर में मेरा बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हुआ था, मानो कि मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उनकी फैमिली की मोहब्बत देखकर वह सब कुछ भूल गया जो कुछ घंटों पहले मेरे साथ हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खान ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर साहब कि लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे और खास तौर पर मेरी फैमिली में जब आओगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं उनकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। मैं और इंस्पेक्टर खान बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक कमरे में किसी व्यक्ति का प्रवेश हुआ। मैंने देखा कि एक नूरानी शख्स इंस्पेक्टर खान के कमरे के अंदर आ रहे थे और इंस्पेक्टर खान बड़े ही अदब के साथ उठकर खड़े हो गए। उनकी देखा देखी मैं भी इंस्पेक्टर खान के साथ उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने एक बुजुर्ग और इंस्पेक्टर खान एक सोफे पर बैठे हुए थे।
इंस्पेक्टर खान ने बड़ी ही मोहब्बत के साथ उन्हें सलाम किया और जाकर उनके गले लग गए। बुजुर्ग ने उनकी पीठ थपथपाई और वह दुआएं देने लगे। मैं यह सारा का सारा माजरा देख रहा था। फिर बुजुर्ग ने मेरी तरफ नजर दौड़ाई, मगर जैसे ही बुजुर्ग ने मेरी तरफ नजर दौड़ाई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं इन बुजुर्ग को कैसे भूल सकता था। यह वही बुजुर्ग थे जो रात में मेरे सपने में आए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि जिन बुजुर्ग को मैंने सपने में देखा था उनकी आंखों की पुतलियां नहीं थी और उनका चेहरा थोड़ा सख्त था और गुस्से वाला था। अगर उस सपने वाले बुजुर्ग की आंखें सही होती और चेहरा थोड़ा नॉर्मल होता तो यकीनन वह हूबहू इन्हीं की तरह कार्बन कॉपी लगते। इंस्पेक्टर खान मेरी तरफ देखकर मुखातिब हुए और वह मुझसे बोले, डॉक्टर साहब, यह हमारे पीर हैं। इनकी दुआओं ने हमारा बहुत साथ दिया है। इन्हें कोई मामूली हस्ती ना समझना, यह बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग है। मैं इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर मुस्कुराकर रह गया और फिर मैंने बड़े अदब के साथ बुजुर्ग को सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब देकर वह बुजुर्ग मेरी तरफ देखने लगे। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही मानी खेज थी। फिर उन बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बड़ी मोहब्बत से बोले, क्या सोच रहे हो नौजवान, मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो। मैं उनकी बात पर उनकी शक्ल को देखने लगा। शायद वह मेरी स्थिति को भांप गए थे। फिर वह मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूँ नौजवान, तुम क्या सोच रहे हो। तुम शायद अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, मगर यकीन मानो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। मैं इस घर में 1 हफ्ते रहूंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े या कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो बेझिझक तुम इस घर में आ जाना मेरे पास। और हाँ, इस घर में ही आना, अपने घर पर मत चले जाना। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानते हों। फिर मैंने बहुत ही अदब से कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा हजरत। कुछ बातें राज में रहें और समझ में ना आए तो ही अच्छा है। तुम्हें मेरी बात का मतलब जल्द पता लग जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक ताबीज निकालकर मुझे दे दिया और कहा, इसे पहन लो नौजवान, और इस ताबीज को अपने कपड़ों के अंदर हमेशा छुपा कर रखना। इस ताबीज को किसी के सामने जाहिर मत होने देना। मैं उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर खान ने मुझसे कहा कि बुजुर्ग जो कह रहे हैं उन्हें मान लो। मैंने कहा था डॉक्टर साहब कि ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं और वैसे भी ताबीज पहनने में क्या जाता है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर उनके इसरार के बाद मैंने वह ताबीज पहन लिया। फिर खाना खाने से फारिग होने के बाद इंस्पेक्टर खान मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आए और मैं इंस्पेक्टर खान को जाते हुए देखता रहा। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी में उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं अपने बेड पर जाकर लेटकर उन बुजुर्ग के बारे में सोचने लगा। मुझे उन बुजुर्ग की बातें बहुत ही अजीब लगी थी और वह इत्तेफाक भी मुझे बहुत ही अजीब लगा था कि कल रात में ही मैंने उन बुजुर्ग को ख्वाब में देखा था। फिर उन बुजुर्ग का मुझसे कहना कि अगर मैं कोई मुसीबत का शिकार हुआ तो मेरे पास आ जाना। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। यह सारी बातें सोचते सोचते मैं कब नींद की आगोश में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सुबह देर तक सोता रहा। मेरी आंख 11 बजे खुली। मैं जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर अपने अस्पताल की तरफ चला गया। आज मुझे नादिया का बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। मेरी आंखें नादिया को देखने के लिए बुरी तरह से बेताब थी। सुबह से लेकर शाम तक मैंने नादिया का इंतजार किया, मगर वहां पर कोई नहीं आया। मैंने बहुत बार मोहनलाल को बाहर भेजकर दिखवाया, मगर मोहनलाल ने यही बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। मैं खुद बाहर जाकर बड़ी बेचैनी से नादिया का इंतजार करने लगा। मोहनलाल ने मुझसे 1-2 बार पूछा भी, डॉक्टर साहब आज रात आपको घर नहीं जाना है क्या? आपका टाइम तो खत्म हो गया। आप अक्सर इतने बजे अपने घर पर चले जाते हैं। मैंने मोहनलाल को यह कहकर टाल दिया कि हाँ, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मैं मोहनलाल को जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं नादिया का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। मैं थक हार कर अपने कैबिन में बैठ गया और सोचने लगा कि
लगता है नादिया आज नहीं आएगी। और मैं मन ही मन में खुद को कोसने लगा कि मुझे कम से कम पूछ लेना चाहिए था कि वह लोग कहाँ रहते हैं। थक हार के मैं अब अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैं अस्पताल से बाहर निकल ही रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा मेरी तरफ बहुत तेजी के साथ चलता हुआ आ रहा था। मैं उसे गौर से देखने लगा। अब वह बूढ़ा मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था। मुझे उसे पहचानने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। वह नादिया का बाप था, मगर उसके साथ नादिया नहीं थी और ना ही नादिया की माँ थी। वह अकेले आया था। मुझे उसे अकेला आते हुए देखकर बड़ा अजीब लगा। दरअसल गांव पहाड़ी इलाके में था और वहां 9 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे। अस्पताल के कुछ ही लोगों को छोड़कर ज्यादातर सभी लोग वहां से जा चुके थे। सिर्फ वही लोग वहां पर थे जिनकी ड्यूटी नाइट में लगती थी। मैं नादिया के बाप को देखकर वहां पर रुक गया। वो अब मेरे बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। मैंने देखा कि वह बहुत परेशान लग रहे थे। फिर मैंने नादिया के बाप से पूछा, क्या हुआ, तुम अपनी बेटी को साथ नहीं लाए? खैरियत तो है? मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वह मुझसे बोला, दरअसल मैं अपनी बेटी को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाने वाला था, लेकिन अब उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। वह फिर से किसी से कुछ नहीं बोल रही है, सबको बस देख रही है। मैं नादिया के बाप की बात सुनकर उन्हें बहुत गौर से देखने लगा। शायद मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब कि ये डॉक्टर साहब की नादिया की आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है, वो बस लेटी हुई है। उसने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आपको उसे सुबह ही मेरे पास लेकर आना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मैंने उससे कहा था, मगर वो यहाँ आने के लिए राजी नहीं है। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब को आप यहाँ ले आओ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, वह खुश रहने लगी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया जो कि मैं आज सुबह से ही सोच रहा था। मैंने नादिया के बाप से कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मेरी बात सुनकर वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं मजदूरी करता हूँ और कुछ नहीं। यह कहकर वह मुझसे फिर से आंखें चुराने लगा। मैं उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उससे कहा, कल तुमने मुझे 1000 रुपए दिए थे, एक मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते। वह बूढ़ा मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद वह बोला, बात ऐसी है डॉक्टर साहब की, मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा कारोबारी आदमी हुआ करता था, मगर किन्हीं वजह से मेरा कारोबार बर्बाद हो गया। मैं तबाह हो गया और मैं सड़क पर आ गया। बस थोड़ी सी जमा की हुई रकम मेरे पास है जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखी हुई है, दहेज के लिए। पर मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की सेहत की है। आप अच्छी तरह से जानते हो डॉक्टर साहब, जब किसी अमीर आदमी का कारोबार बर्बाद हो जाता है तो आसपास के लोग उसे किस निगाह से देखते हैं, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैंने उससे कुछ कहा नहीं। ठीक है, मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ डॉक्टर साहब। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरी बेटी को देख लें कि उसे क्या हुआ है। इससे पहले हमने उसका इलाज कई डॉक्टरों से करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन परसों जब वो आपके पास आई तो मुझे काफी सही नजर आई। आपके हाथों में शिफा है डॉक्टर साहब। मैं बूढ़े की बात सुनकर सोचने लगा कि इस बूढ़े के मुताबिक नादिया का इलाज इससे पहले कई डॉक्टरों से करवाया गया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मगर नादिया की माँ ने मुझे ऐसी कोई बात बताई ही नहीं। और मैंने नादिया को खुद देखा था, वह बिल्कुल सही थी, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। यह सारी बातें सोचकर मैं एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वह बूढ़ा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पर रहम खाओ डॉक्टर साहब, मेरे घर पर चलो, एक बार मेरी बेटी को देख लो, मुझे तुम्हारे घर चलने में कोई ऐतराज नहीं है। मैंने नादिया के बाप को देखकर कहा। लेकिन इस वक्त रात बहुत ज्यादा हो गई है डॉक्टर साहब, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, बस यहीं करीब में ही है। आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। वह बहुत ही इल्तिजा भरे लहजे में मुझसे बोला। मैंने देखा कि नादिया के बाप के आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त उन पर बहुत तरस आने लगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का पहला काम होता है
किसी भी हालत में मरीज की देखभाल करना और उसका इलाज करना। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? आप मेरे पीछे पीछे आइए। ठीक है। मैं नादिया के बाप के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, मगर मैंने नादिया के बाप को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मैं नादिया के बाप के पीछे चलते चलते यही सोच रहा था कि नादिया की माँ से मैं जरूर पूछूंगा कि आपने नादिया का इलाज इससे पहले और कहाँ कहाँ करवाया है। थोड़ी ही देर पैदल चलने के बाद हमारा गुजरना एक बस्ती की तरफ से हुआ। मैंने देखा कि वहाँ कुछ घरों में रोशनी जल रही थी, क्योंकि यह गांव था और गांव के लोग अपने घरों में जल्दी ही चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद नादिया का बाप एक जगह के सामने रुक गया। मुझे यह देखकर हैरत का ठिकाना ना रहा। वहां उस जगह पर एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। नादिया के बाप ने कुछ देर पहले मुझे ये बताया था कि वह एक मजदूर है, मगर इस हवेली को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह हवेली एक मजदूर की हो सकती है। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था। दरवाजा बहुत पुराना मालूम होता था। इस तरह के दरवाजे आज से 50 या 60 साल पहले ही बना करते थे, जिस पर एक बड़ी सी कुंडी लटक रही थी। नादिया के बाप ने कुंडी बजाना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा किसी ने खोला। मैंने पहचान लिया कि वह नादिया की माँ थी। नादिया की माँ ने मुझे देखा और मुझे अंदर की तरफ बुलाने लगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए, हम आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। देखिए ना नादिया को क्या हुआ है, वह किसी से कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं नादिया की माँ के पीछे पीछे अंदर की तरफ आ गया। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा और ना रही। हवेली अंदर से बहुत ही आलीशान मालूम होती थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वहां पर नादिया का बाप मौजूद नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा। नादिया की माँ मेरे इधर उधर देखने पर समझ गई। वह मुझसे कहने लगी, वह अभी आते ही होंगे, आप अंदर आइए ना। नादिया की माँ मुझे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ लेकर गई। मैंने देखा कि उस कमरे में एक बहुत बड़ी मसेहरी बिछी हुई थी, जिस पर नादिया आंखें बंद करके लेटी हुई थी। लाइट उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी हवेली में पूरी तरह से रोशनी थी। मैंने देखा उस हवेली में बड़े बड़े झाड़ लगे हुए थे, जिस पर मोमबत्ती जल रही थी। नादिया की माँ नादिया को बहुत ही मोहब्बत भरी निगाह से देख रही थी। फिर नादिया की माँ मुझे देखकर कहने लगी, आप ही देखिए डॉक्टर साहब, ये आंखें नहीं खोल रही है। हम सुबह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने उससे कहा भी कि चलो डॉक्टर साहब के यहाँ पर चलते हैं, मगर इसने खुद इसरार करके हमसे कहा कि डॉक्टर साहब को यहीं पर बुला लाइए। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। दरअसल मुझे नादिया का चेहरा देखकर ही तसल्ली हो गई थी। मैं नादिया को बहुत ही गौर से देख रहा था। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता, और वह उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी कि जो मुझे उसकी ओर खींचने की तरफ मजबूर कर रही थी। फिर मैंने नादिया की माँ से कहा कि इसको उठाइए। नादिया की माँ ने नादिया को आवाज लगाई, नादिया उठो, उठो नादिया, उठो ना, देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं। नादिया की माँ के ऐसा बोलते ही नादिया ने आंखें खोल ली और वह मुझे देखने लगी। मैंने देखा उसके देखने का अंदाज बड़ा अजीब था। फिर वह इत्मीनान से उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, आइए डॉक्टर साहब, मैंने ही आपको यहाँ पर बुलवाया था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने नादिया को देखकर कहा, तुम क्लिनिक आ जाती तो और भी ज्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है शायद तुम्हें कोई कमजोरी हो, इसलिए तुम ना आ पाई हो। फिर नादिया ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ क्या डॉक्टर साहब के लिए कुछ लाओगी नहीं? नादिया की माँ नादिया के कहने पर नादिया को बहुत गौर से देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर आती हूँ। यह कहकर वह चली गई। अब नादिया और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बोली, डॉक्टर साहब आप अभी तक खड़े हुए क्यों हो? आप भी सोच रहे होंगे कि इस मरीज को देखने के लिए मैं यहाँ तक आया, मगर इसने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। यह कहकर वो हंसने लगी। मैं बैठकर उसे ही देख रहा था। उसके बातें करने का अंदाज वैसा ही था जब वो पहली बार क्लिनिक पर आई थी। बड़े ही बेतकल्लुफाना अंदाज में उसने कहा। मुझे उसका यह अंदाज बड़ा ही अजीब लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब उसका यह अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने नादिया का हाथ पकड़कर देखा।
जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसकी नब्ज सही चल रही थी, मगर उसका जिस्म पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था। मैंने नादिया से कहा, तुमने आज सुबह से कुछ खाया कि नहीं? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। खाने पीने का दिल नहीं करता डॉक्टर साहब, बस कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिससे अपनी बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मैं उसकी इस बात पर एकदम चौंक गया। फिर मैं पूछने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हो डॉक्टर साहब। दरअसल बात यह है कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपसे कैसे कहूँ। लेकिन बात असल में यह है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे एक एहसास हुआ था कि क्यों ना आपको अपने दिल की बात बताऊं और अपने दिल के बोझ को हल्का कर सकूं। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो नादिया। वैसे भी कोई बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। दिल में रखने से जहन बीमार हो जाता है, और जब जहन बीमार हो जाता है तो हमारा पूरा जिस्म बीमार पड़ने लगता है। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे खुलकर बता सकती हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर वह मुझे शौखी भरी नजरों से देखने लगी, मगर मुझे उसका यह अंदाज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि नादिया की माँ चाय लेकर हमारे पास आ गई। मैंने जैसे ही चाय का कप उठाना चाहा, नादिया ने अपनी माँ से कहा, मैं डॉक्टर साहब के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। नादिया की माँ नादिया को अजीब नजरों से देखने लगी। हालांकि उसके इस सवाल पर मैं खुद चौंक कर नादिया की तरफ देखने लगा, क्योंकि यह वह जमाना था जिस वक्त लड़कियां इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती थी। और नादिया ने यह बात कह दी थी, मगर उसकी माँ ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। फिर नादिया ने कहा, आइए डॉक्टर साहब, थोड़ी दूर तक चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अब मुझे नादिया का रवैया बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं उससे इससे पहले कुछ कहता तो उसने शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप घबराइए मत। दरअसल मुझे घर में रहते रहते घुटन होने लगी है। मेरा यहाँ पर दम सा घुटने लगा है। बहुत दिन से बाहर भी नहीं निकली हूँ। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। बाहर निकलूंगी तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ठीक है नादिया, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे अब्बा बुरा तो नहीं मानेंगे? नादिया मेरी बात सुनकर बहुत तेज तेज आवाज में हंसने लगी। नहीं मानेंगे डॉक्टर साहब, मेरे माँ बाप को मुझ पर पूरी तरह से भरोसा है और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने देखा होगा, मैंने अपनी माँ से पूछा और मेरी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। यकीन मानिए, मेरे अब्बा भी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। नादिया उठकर खड़ी हो गई और वह धीरे धीरे कदमों से लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी। मुझे उसकी लड़खड़ाहट देखकर बड़ा अजीब लगा। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, एक बार मुझे चेक करने दो। पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और मेरी तरफ पलटकर मुस्कुरा कर देखने लगी। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप चलिए ना, आप घबराइए मत। और वैसे भी आप मेरे साथ हैं ना। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद हम लोग बाहर निकल आए और वह मुझे अपनी बस्ती दिखाने लगी। मैंने देखा बस्ती के कुछ घरों में ही लालटेन जल रही थी। शायद बिजली नहीं थी वहां पर। रात के वक्त मैं और नादिया अकेले थे। चांदनी रात थी, मगर मुझे कोई भी व्यक्ति वहां पर बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। हैरत मुझे इस बात की थी कि मुझे कोई जानवर भी अभी तक नहीं दिखाई दिया था। रात के वक्त कुत्ते अक्सर दिखाई दे जाते हैं, चाहे कोई गांव हो या कोई शहर। हर तरफ सन्नाटे का ही राज था। बस यही बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, मगर मैंने अपने ख्याल नादिया के सामने जाहिर नहीं किए। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद नादिया एक घर की तरफ रुक गई। फिर उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? नादिया ने कहा, मैं हूँ खाला जान। नादिया। फिर अंदर से दोबारा आवाज आई, ठीक है बेटी, रुको मैं आती हूँ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा एक औरत ने खोला। मैंने देखा एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत गरीब मालूम होती थी। अगर चांदनी रात नहीं होती तो मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाई देता। तू आ गई बिटिया, अंदर आओ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं और नादिया अंदर चले गए। मैंने देखा मकान बहुत पुराना था। साफ साफ लग रहा था कि ये औरत बहुत गरीब है। अंदर अंधेरा था, बस एक लालटेन जल रही थी और उसकी रोशनी बहुत कम भी थी। नादिया ने अंदर जाकर उस औरत से पूछा,
अफरोज अब कैसा है खाला जान? क्या बताऊं बिटिया, कुछ बोलता ही नहीं है, बस खामोश लेटा रहता है। अच्छा हुआ तू आ गई, तेरा ही इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों से तू आई नहीं है ना, जा जाकर देख ले, अंदर लेटा हुआ है। हो सकता है तुझे देखकर खुश हो जाए। हम तो आवाज लगाते रहते हैं, पर हमारी तो बात का जवाब ही नहीं देता। मैं उस बुढ़िया की यह बात सुनकर चौंक गया। आप फिक्र मत करो खाला, मैं अपने साथ डॉक्टर साहब को इसीलिए लाई हूँ। मैंने नादिया से पूछा, यह अफरोज कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? मेरी यह बात सुनकर नादिया की आंख में आंसू आ गए। आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब आप अंदर आइए। नादिया एक कमरे की तरफ चली गई और मैं नादिया के पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक कमरे में एक और लालटेन जल रही थी और चारपाई पर एक नौजवान लेटा हुआ था जिसके ऊपर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। मुझे यह देखकर बड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नौजवान सो रहा है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, वह भी करीब नादिया की उम्र का ही होगा। फिर नादिया ने उस नौजवान को आवाज लगाना शुरू कर दी, अफरोज, अफरोज उठो, देखो मैं आ गई। मैंने देखा कि नादिया की बात पर उस नौजवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे यह देखकर बड़ा अजीब लगा। मैंने नादिया की तरफ देखकर कहा। नादिया मेरी तरफ देखने लगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अब मैं उस नौजवान के करीब पहुंच गया जो कि एक चारपाई पर लेटा हुआ था। मैंने उस नौजवान की हाथ की नब्ज पकड़ी तो मैं देखकर दंग रह गया और मुझे झटका सा लगा। उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। मैं नादिया की तरफ देखने लगा। नादिया यह तो मर चुका है, इसकी नब्ज नहीं चल रही है। अचानक मेरी नजर उस नौजवान के जिस्म पर पड़ी। मुझे यह देख एक और झटका लगा कि वह नौजवान जो चादर लपेट कर लेटा हुआ था, जो कि मर चुका था, उसकी चादर के नीचे से खून टपक रहा है। शायद थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मेरी निगाह पहले नहीं गई थी। यह देखकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने उसके जिस्म से चादर हटा दी। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो मैंने देखा उसके सीने पर एक सुराख था और उसी सुराख से खून बह रहा था। मैं नादिया की तरफ हक्का बक्का देखने लगा और फिर मैंने कहा, यह सब क्या है नादिया? क्या हुआ है इसको नादिया? नादिया बहुत ही शांत लहजे में बोली, इसको गोली लगी है डॉक्टर साहब। शायद अब वो मर चुका है, इसलिए हमारी बात का जवाब नहीं देता। मैंने नादिया की तरफ देखकर कहा, हाँ ये मर चुका है, हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। किसने मारा है इसको? क्या तुम जानती हो इसको किसने मारा है? नादिया मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। पुलिस को हम लोग बाद में बुला लेंगे डॉक्टर साहब, बाहर जाकर मैं आपको सब बताती हूँ। फिर उसने उस बूढ़ी को आवाज लगाई, मैं जा रही हूँ खाला। फिर उस बुढ़िया ने नादिया से कहा, अरे अफरोज ने तुझे कुछ कहा क्या? नहीं खाला, कल मैं फिर से उससे मिलने आऊंगी। ठीक है बिटिया, कल जरूर आना। यह कहकर नादिया दरवाजे के बाहर निकल आई। फिर मुझसे कहने लगी कि आओ डॉक्टर साहब कहीं बैठते हैं। मैं असमंजस में पड़ा हुआ कि अंदर एक नौजवान की लाश है और उसे गोली लगी हुई है और नादिया ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अब बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर के बाद हम लोग मैदान में थे। मैंने देखा उस मैदान में हल्की हल्की घास उगी हुई थी। मैंने देखा नादिया एक तरफ जाकर बैठ गई और वह खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैं नादिया के पास बैठकर कहने लगा, यह सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। उस नौजवान को गोली लगी हुई है, वो नौजवान मर चुका है और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर उस नौजवान को किसने मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, उस नौजवान को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने ही मारा है। नादिया की ये बात सुनकर मैं हैरत से नादिया की ओर देखने लगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब, उस नौजवान को मेरे बाप ने ही मारा है। अब तुम वजह पूछोगे क्यों मारा है, तो मैं बताती हूँ। मेरा और अफरोज का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया डॉक्टर साहब। उस वक्त मेरे बाप एक मामूली मजदूर थे, वह मजदूरी करते थे और अफरोज का बाप भी मजदूरी करता था। हम दोनों के घर में इतना आना जाना था कि हमारे घर वालों ने आपस में बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया था। फिर जब हम जवान हुए तो मेरे बाप की किस्मत बदलने लगी और वह देखते ही देखते बहुत बड़ा आदमी बन गया। मगर जब उसके पास दौलत आई तो दौलत अपने साथ बहुत सारा घमंड भी लेकर आई। मेरा बाप दौलत के घमंड में चूर हो गया। अब उसे मेरा अफरोज से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मुझसे साफ इंकार कर दिया कि अब वह मेरी शादी अफरोज से नहीं कर सकता। मैं अफरोज को बचपन से ही चाहती थी,
बचपन से ही मैं अपने दिल में उसकी तस्वीर लिए बैठी हुई थी। मेरे सपने चकनाचूर हो गए। नादिया बात करते करते रोने लगी। फिर वो एक ठंडी आह भरकर बोली, अगर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती हूँ तो अपने बाप से करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर उसे ना समझने वाले अंदाज में देखने लगा और हकीकत भी यही थी कि उस वक्त मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर मैंने नादिया से पूछा, आगे क्या हुआ? मेरी बात सुनकर नादिया मेरी तरफ देखने लगी। फिर वह थोड़ी देर बाद बोली, आगे की बात सुनकर शायद तुम्हें थोड़ी हैरानी हो और तुम्हें अजीब लगे, मगर यकीन मानो मेरा एक एक अल्फाज सच है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा नादिया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपनी पूरी बात खत्म करो, फिर हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर साहब कि पुलिस को बाद में बुला लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। नादिया की बातें अब मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। हम एक मैदान में बैठे हुए थे और हमें बैठे हुए भी काफी वक्त हो गया था। मुझे यह सोच सोच कर टेंशन हो रही थी कि पता नहीं नादिया की माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कहीं वह मुझे गलत न समझ रही हो। मैं यह सब बातें सोच ही रहा था, तभी नादिया के अल्फाज फिर से मेरे कानों में पड़े। अब आगे की कहानी सुनो डॉक्टर साहब। मैं फिर से नादिया की तरफ देखने लगा। मैंने अपने बाप के मना करने के बावजूद भी अफरोज से मिलना नहीं छोड़ा। मैं बराबर उससे मिलती रही। जितनी ज्यादा मोहब्बत मैं उससे करती थी, उससे ज्यादा मोहब्बत अफरोज मुझसे करता था। मैं अफरोज को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, क्योंकि वह मेरे बचपन की मोहब्बत था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खाला ने मुझसे बहुत मना किया, वही खाला जिनसे तुम अभी अभी मिलकर आए हो। उन्होंने मुझसे हर बार यही कहा कि अब तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, वह मेरे बेटे को कभी नहीं अपनाएगा और जहां वह चाहता है वहां शादी कर लो। मगर मैंने खाला की भी नहीं सुनी। मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपने बाप से बगावत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। एक दिन मैं अफरोज से मिलने के लिए उसके घर पर गई। तभी अचानक वहां पर मेरा बाप अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर आ गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे बाप ने मुझ पर निगाह रखी हुई थी और वह इसी मौके की तलाश में था कि वो मुझे और अफरोज को रंगे हाथों पकड़े। मैंने अपने बाप से बहुत मिन्नतें की कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मेरा निकाह इससे करा दो आप, उसके बाद जो कहोगे मैं करूँगी। लेकिन मेरा बाप मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों पर खून सवार था और दौलत का गुरूर और घमंड उसमें पूरी तरह से भर चुका था। उसने देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरे अफरोज को गोली मार दी और मुझे घसीटते हुए वहां से ले गए। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, मगर मेरे बाप ने मेरी एक न सुनी। मेरी खाला की चीखों की आवाजें मेरे कानों में लगातार आ रही थी, मगर मेरे बाप का दिल नहीं पसीजा। मैं जानती थी कि अफरोज अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है। फिर भी मैं अपनी खाला के पास रोज जाती हूँ। वह यही समझती है आज भी उनका बेटा जिंदा है। मुझे नादिया की यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी भी आदमी के मरने के बाद उसका बदन सही सलामत नहीं रहता। मुझे उस वक्त नादिया की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी। फिर मैंने देखा बात करने में अब नादिया की जुबान भी लड़खड़ा रही थी और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। मैंने नादिया से पूछा, नादिया क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे प्रेमी को गोली मार दी, तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करी अभी तक? मेरी पूरी बात तो सुन लो डॉक्टर साहब। मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने भी जहर खा लिया। यह कहकर नादिया बुरी तरह से खांसने लगी। मैं हक्का बक्का नादिया की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने देखा नादिया का जिस्म और चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ने लगा था। उसकी सांस नहीं आ रही थी। इतनी कड़ाके की सर्दी में मेरे माथे से पसीना बहने लगा और मेरा पूरा बदन पसीने से भर गया। मैं सोच रहा था कि अगर नादिया को यहाँ पर कुछ हो गया तो इसके घर वाले मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मेरे ऊपर से आशिकी का भूत उतर चुका था। कुछ देर पहले जो मुझे नादिया से हमदर्दी हो रही थी वह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मेरे देखते ही देखते नादिया जमीन पर गिर गई। मैंने नादिया को उठाया, मगर उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी और उसकी नब्ज भी धीमी पड़ती जा रही थी। मैंने नादिया को पुकारना शुरू कर दिया, नादिया क्या हुआ तुम्हें? नादिया क्या हुआ तुम्हें? तुमने जहर कब खाया? उसके इतने अल्फाज मेरे कानों में पड़े।
आपके आने से थोड़ी देर पहले मैंने जहर खाया है डॉक्टर साहब। और यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसकी नब्ज चेक की जो कि अब नहीं चल रही थी। नादिया ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया था। वह मर चुकी थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे दिल में एक बार फिर ख्याल आया कि भागकर अपने क्लिनिक चला जाऊं और इस बवाल से छुटकारा पाऊं। फिर दूसरे ही पल मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर ऐसा हुआ तो नादिया के माँ बाप मुझे ही इसका हत्यारा समझेंगे। मैं बहुत कसमकस में पड़ गया और मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैं नादिया को वहीं छोड़कर नादिया के घर की तरफ बुरी तरह से बदहवासी की हालत में भागने लगा। थोड़ी ही देर के बाद मैं नादिया की हवेली के पास पहुंच गया था और मैंने बुरी तरह से कुंडी बजाना शुरू कर दी। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, मेरी बात सुनिए। करीब 5 मिनट तक चीखते चीखते मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजा नादिया के बाप ने खोला और वह मेरे सामने खड़ा था और वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। नादिया के बाप ने मुझसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं नादिया के बाप को बदहवासी की हालत में देखने लगा। मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी और दिमागी तवाजुन भी काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसे बताऊं कि अब उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। यह लोग तो यही समझेंगे कि मैंने ही उसे मारा है। बहरहाल जो भी हो, सच्चाई तो मुझे बतानी ही थी। मैंने नादिया के बाप को हाफते हाफते सारी बात बता दी। मैंने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी लाश वहां उस मैदान में पड़ी हुई है। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मेरे ऐसा कहने के बाद और यह सब सुनने के बाद उसके बाप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह उल्टा मुझसे कहने लगा, कैसी बातें करते हो डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था। मुझे बाहर काम था, आप कहाँ गए थे? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने बदहवासी की हालत में नादिया के बाप से कहा, कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है। मेरी बात सुनकर नादिया का बाप मुस्कुराने लगा। अचानक नादिया के बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के अंदर की तरफ खींचने लगे। आओ डॉक्टर साहब, अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं उसके साथ बदहवासी की हालत में उसके घर के अंदर चला आया। फिर वह मुझे एक कमरे की तरफ ले गए। जैसे ही मैं कमरे के अंदर की तरफ घुसा, मुझे यह देखकर एक और बड़ा तगड़ा झटका लगा। मेरी आंखों के सामने यकीन ना करने वाला मंजर था। नादिया बिस्तर पर लेटी हुई मुस्कुराकर मुझे ही देख रही थी और मैं पागलों की तरह नादिया की तरफ देख रहा था। देर पहले इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैं बहुत फुर्ती से भागकर यहाँ पर आया था। इतनी फुर्ती से कि शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से भागा था। और नादिया ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मगर यह क्या, नादिया तो मेरी आंखों के सामने लेटी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उसने वहां पर मुझसे नाटक भी करा होता तो तब भी वह मुझसे पहले यहाँ पर हरगिज नहीं आ सकती थी। मगर मैं एक डॉक्टर था। नादिया ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था। वो मर चुकी थी। उसकी नब्ज मैंने खुद देखी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। नादिया का बाप मेरी हालत को बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद नादिया के बाप ने मेरे सामने नादिया से पूछा, इस डॉक्टर की हालत यह बता रही है कि तुमने इसे कुछ ना कुछ बताया है। बताओ मुझे, तुमने इसे क्या बताया है? मेरे कानों में नादिया के अल्फाज गूंजे। मैंने इसे वह सब कुछ बता दिया है बाबा, जो आपने मेरे साथ किया था। नादिया का बाप नादिया को गौर से देखने लगा। तुमने बहुत जल्दी कर दी नादिया बताने में। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरे आने का इंतजार तो करना चाहिए था। फिर एक बार और नादिया के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, जो कि बहुत ही नफरत भरे थे। मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करती बाबा, तुम अच्छी तरह से जानते हो। नादिया का बाप एक बार फिर नादिया को गौर से देखने लगा और मैं पागलों की तरह उन सबको देख रहा था। अब वहां पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे अब अंदर से एक एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गलत जगह आकर फंस गया हूँ। कौन है ये लोग? यह इंसान तो किसी कीमत पर हो नहीं सकते। थोड़ी ही देर के बाद मेरे सामने नादिया की माँ कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब, आपने चाय पी ली क्या? मैं फिर पागलों की तरह नादिया की माँ को देखने लगा। फिर नादिया के बाप ने मेरे सामने नादिया की माँ से कहा, अब ये चाय पीकर क्या करेंगे? नादिया ने इन्हें सब कुछ बता दिया है जो उसके साथ हुआ था। फिर नादिया का बाप मेरी तरफ मुखातिब हुआ,
मगर इस बार उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बदला हुआ था। अब वह मुझे कोई मजदूर नहीं बल्कि एक जालिम नजर आ रहा था। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वह मुझसे बोले, मेरी बेटी ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। यह बात आज से 50 साल पुरानी है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी ने तुम्हें बताया कि मैंने उसके प्रेमी को गोली मार दी थी। यह सच है। गोली मारने के बाद मैं अपनी बेटी को घसीटते हुए अपनी हवेली पर ले आया और इसे इसके कमरे में बंद कर दिया। मेरे खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने जमाने का सबसे ज्यादा रसूखदार आदमी हुआ करता था। पुलिस, वकील और जज सब मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। मैं अपने जमाने का दौलतमंद आदमी था। अफरोज को मारने के बाद उसकी माँ मेरी इसी हवेली की चौखट के सामने बहुत दिन तक अपना सर रखकर रोती रही, अपने बेटे को याद करते करते, और मुझे बद्दुआएं देते देते वह इसी जगह पर मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गई। फिर मैंने उसकी माँ की लाश को कचरे में फिकवा दिया क्योंकि मुझे गरीब लोगों से नफरत सी होने लगी थी। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी अपने ही तरह के एक बहुत बड़े रईस आदमी से तय कर दी। मगर मैं इस बात को नहीं जानता था कि मेरी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा था। मैं अपनी बेटी की शादी इस तरह से करना चाहता था कि उसकी शादी यादगार बन जाए। मगर मेरी बेटी ने अपनी शादी के एक दिन पहले वाली रात को मेरे खाने में और अपनी माँ के खाने में जहर मिला दिया और खुद भी जहर खा लिया, और हम लोगों ने तड़प तड़प कर इसकी हवेली में अपनी जान दे दी, और मेरी बेटी ने भी। थोड़ी ही देर के बाद इस बस्ती में एक जलजला आया जिसने सारी बस्ती वालों को मौत की आगोश में ले लिया। अफरोज की माँ की बद्दुआ हम सबको निगल गई। उसका श्राप पूरी बस्ती पर लगकर पूरा हुआ। जितने भी बस्ती वाले थे सब मर गए। शायद यह अफरोज की माँ की बद्दुआ का ही असर था कि हम में से कोई भी नहीं बचा। मैं नादिया के बाप की बातों को पागलों की तरह सुन रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा कि नादिया के बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते कंकाल के रूप में बदलने लगा, और नादिया की माँ का चेहरा भी बहुत ही खतरनाक हो गया, और खुद नादिया का चेहरा भी ऐसा हो गया कि अगर कोई कमजोर दिल वाला उसे उस वक्त देखता तो वह उसी वक्त मर जाता। फिर नादिया के बाप ने उसी खतरनाक शक्ल में मुझसे कहा, तुम जिस जगह खड़े हो डॉक्टर साहब, दरअसल यह जगह एक शापित बस्ती है और इस जगह का नामो निशान आज से 50 साल पहले ही मिट चुका है। दरअसल यह पूरी जगह एक कब्रिस्तान है। जैसे ही उसने यह अल्फाज बोले, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते मैं जिस हवेली में खड़ा था अब वहां पर कोई हवेली नहीं बल्कि सब तरफ मैदान ही मैदान और जंगल ही जंगल था। मैं हक्का बक्का पागलों की तरह नादिया के बाप की तरफ देखने लगा और वह शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तब से मैं प्रायश्चित ही कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आता है उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए ले आता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी ही वजह से अपनी जान दी थी। जिस वक्त उसने जहर खाया था उस वक्त मैं उसे बचा नहीं पाया था, और बचा भी कैसे पाता, उसने बचाने का मौका ही नहीं दिया। सोचता हूँ कि अब बचा लूंगा, ये जानते हुए भी कि अब वक्त फिसल चुका है। मैं किसी भी डॉक्टर को लाता हूँ, मगर मेरे बात करने से पहले ही मेरी बेटी हमेशा उसे अपने अतीत के बारे में बताकर उसे इस श्राप में शामिल कर लेती है, यानी मार देती है। और इस बस्ती का यही नियम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो वह हमारे साथ शामिल हो जाता है। ना जाने कितने डॉक्टर यहाँ पर तुम्हारी ही तरह इधर उधर भटक रहे हैं, पर तुम मुझे अच्छे आदमी लगे थे डॉक्टर साहब। मैंने यह सोचा था कि तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मगर अफसोस कि मेरी बेटी ने तुम्हें अपनी सच्चाई बताने में हमेशा की तरह जल्दबाजी की। मगर इसमें गलती तुम्हारी भी है। जब मेरी बेटी ने तुम्हें कहा कि वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है, तो तुम्हें उस वक्त इनकार कर देना चाहिए था डॉक्टर साहब। तुम्हें उस वक्त अपनी शरारत दिखानी चाहिए थी, यानी तुम ऊपर से देखने में कुछ और अंदर से कुछ और हो। यह कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। तुम भी जालिम हो डॉक्टर साहब। इससे पहले जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आए वह सब मेरी बेटी को देखकर फिदा हो गए और बेमौत मारे गए और यहाँ भटक रहे हैं। मगर मैंने तुम्हें शरीफ समझा था, लेकिन तुम्हारी शराफत उसी पल खत्म हो गई थी जब तुम मेरी बेटी के साथ इतनी रात में अकेले बाहर चले गए थे। मेरी बेटी और मैं और यह बस्ती वाले तो 50 साल पहले ही मर चुके हैं, और यह कब्रिस्तान तो तुम्हें अब अपनी आंखों से दिख ही रहा होगा। यह सब एक माया जाल था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ डॉक्टर साहब।
फिर मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते नादिया के बाप के हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे और नादिया पागल दीवानों की तरह हंस रही थी। उसका चेहरा इतना खतरनाक हो गया कि मैं बयां नहीं कर सकता। मेरे आसपास अब अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी, जैसे कि ना जाने कितने लोग मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने घबरा कर नादिया के बाप की तरफ देखा। वह हंसकर पागलों की तरह कहने लगा, यह बस्ती वाले हैं जो तुम्हारी खातिरदारी करने यहाँ आ रहे हैं। अब तुम भी कुछ देर बाद हम लोगों में शामिल हो जाओगे। यह कहकर उसने अपने हाथ से मेरा गला पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, तभी वह बिजली की रफ्तार से पीछे की ओर चीखता हुआ हट गया और वह मुझे हैरत से देखने लगा। मेरी उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह आखिर ऐसा हुआ क्यों। उसने फिर दोबारा बढ़ने की कोशिश की। इस बार नादिया की माँ भी मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए यानी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ झपटी, लेकिन वह भी बिजली की रफ्तार से पीछे की तरफ चीखते हुए पलट गई। मेरी नज़र जैसे ही अपने गले के नीचे पड़ी तो वहां पर उन बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज लटक रहा था। मैं समझ गया कि शायद यह ताबीज का असर था कि यह लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। तभी मेरे दिमाग में उन बुजुर्ग की बात गूंजी कि अगर कभी भी किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ तो दौड़ते हुए मेरे ही पास आना, अपने घर मत चले जाना। उनकी यह बात याद आते ही मैंने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस पागलों की तरह भागता जा रहा था और उन बस्ती वालों की चीखने की आवाजें और नादिया के बाप की आवाजें और साथ ही नादिया की आवाज भी मेरे कानों में लगातार आ रही थी। मगर मैंने भागना बंद नहीं करा। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी मैं उतनी रफ्तार से भाग रहा था। करीबन आधे घंटे भागने के बाद मेरे कदम इंस्पेक्टर खान के घर की तरफ आकर रुक गए। मैं पागलों की तरह इंस्पेक्टर खान का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर खान ने दरवाजा खोला और मैं बड़ी फुर्ती से अंदर आ गया। मैं पूरी तरह से हाफ रहा था, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं लेट गया। इंस्पेक्टर खान मुझसे यही कह रहे थे, डॉक्टर साहब क्या हुआ, खैरियत तो है, कुछ हुआ है क्या? तभी मैंने देखा जो उनके घर में बुजुर्ग ठहरे हुए थे वह मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा मेरी थकान एक सेकंड में दूर हो गई। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर खान की तरफ कुछ इशारा किया। इंस्पेक्टर खान एक गिलास पानी लेकर उन बुजुर्ग के पास आ गए। उन बुजुर्ग ने मेरी आंखों के सामने उस पानी में कुछ पढ़ा और मुझसे कहा कि ये लो नौजवान, पी लो इसे, तुम्हें इससे आराम मिल जाएगा। पानी पीने के बाद मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। करीब 1 घंटे बाद अब मैं बात करने की कैफियत में था। फिर मैं उन बुजुर्ग की तरफ बेबसी से देखने लगा। मैंने देखा वह बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वह थोड़ी देर के बाद मुझसे बोले, तुम बहुत ज्यादा खुश नसीब हो नौजवान जो उस बस्ती से वापस आ गए। दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी एहसास हो गया था कि तुम पर कुछ बदरूहों का साया है। अगर मैं तुम्हें उस वक्त कुछ बताता तो शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि तुम आज के जमाने के लोग हो। किसी भी बात का यकीन तब तक नहीं करते जब तक अपनी आंखों से देख नहीं लेते। इसलिए मैंने तुम्हें यह ताबीज दिया था। मुझे पता था कि कुछ न कुछ तुम्हारे साथ जरूर होगा। अगर यह ताबीज मैंने तुम्हें नहीं दिया होता तो यकीनन तुम आज मर चुके होते और तुम्हारी रूह भी उन्हीं बदरूहों के साथ भटक रही होती। फिर मैंने उन बुजुर्ग को अपने सपने के बारे में बताया तो वह बोले, जो सपना तुम्हें दिखाई दिया था दरअसल तुम्हें ऊपर वाले की तरफ से एक इशारा था, मगर तुम शायद इस बात को नहीं समझ पाए। यह तुम्हारी एक नई जिंदगी है नौजवान। अब बातों की ज्यादा गहराई में मत जाओ नौजवान और मेरी एक सलाह मानो। मैं उन बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। इतनी जल्दी हो सके हिंदुस्तान छोड़ दो और यहाँ पर कभी मत आना। तुम पर बदरूहों का साया पड़ चुका है। आज मैं यहाँ पर हूँ, कभी न कभी मैं भी चला जाऊंगा। श्रापित बदरूहों का साया जिस शख्स पर पड़ जाता है वह उनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी और तुम्हें इस मुल्क को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ नौजवान, तुम्हारी नई नई उम्र है, अच्छे खासे खाते पीते घर के हो, जिंदगी से बढ़कर और क्या है। बस यहाँ पर कभी पलटकर मत आना। याद रखना जिस दिन तुम यहाँ पलटकर आओगे यह बदरूहें तुम्हारा फिर से पीछा करेंगी और तुम्हें ना चाहते हुए भी इसी शापित बस्ती में आना होगा। और जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते तब तक यह ताबीज तुम्हारी हिफाजत करेगी। मगर याद रखना नौजवान, यह ताबीज तुम्हें कुछ महीने तक ही बचा सकती है। इसके बाद इसका असर खत्म हो जाएगा। यहाँ से चले जाओ और यहाँ लौटकर कभी वापस मत आना, क्योंकि तुमने शापित बस्ती को अपनी आंखों से देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी।
मगर हजरत, अगर मैं दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा तो क्या वह बदरूहें मेरा पीछा वहां नहीं करेंगी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराकर देखने लगे। नहीं नौजवान, हर किसी चीज की एक हद होती है और मैं इन बदरूहों को जानता हूँ। इनकी भी एक हद है, बस तुम समझ लो कि इनकी भी एक सीमा होती है और इनकी सीमा इस मुल्क से बाहर नहीं है। मगर इस मुल्क में तुम जहाँ भी रहोगे यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ज्यादा गहराई में मत जाओ, मेरी बात को समझो और चले जाओ। दरअसल इस इलाके में इससे पहले भी डॉक्टरों के गायब होने की घटनाएं होती रही हैं, इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम मुझे अच्छे आदमी लगे थे और तुम्हारे ऊपर बदरूहों का साया साफ साफ झलक रहा था। मगर यह हर कोई नहीं देख सकता। इसको देखने का इल्म बहुत ही कम लोगों के पास होता है और ऊपर वाले ने यह इल्म मुझे दिया है। इन बदरूहों की ताकत इस मुल्क से बाहर नहीं है। अगर यह सिर्फ बदरूहें होती तो मैं तुम्हारा रूहानी इलाज कर सकता था, मगर यह शापित बदरूहें हैं, इसलिए तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो इस मुल्क को छोड़कर जाना ही होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है नौजवान। मुझे यकीन है कि इस मुल्क से बाहर जाने के बाद तुम बहुत तरक्की करोगे, मगर भूल कर भी कभी अपनी जिंदगी में यहाँ वापस लौट कर मत आना। मैं समझता हूँ कि आदमी की जिस जगह की पैदाइश होती है उस जगह को छोड़ना उसके लिए कितना दुखदाई होता है। मगर नौजवान, कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बुजुर्ग से बातें करते करते सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरे ऊपर काफी कुछ पढ़कर दम किया था और मुझसे यह कहा कि इस ताबीज को हमेशा अपने गले में पहने रखना। मगर हाँ, जब तुम इस मुल्क को छोड़ दोगे तब तुम्हें इस ताबीज की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने उन बुजुर्ग से बहुत सारी दुआएं ली और फिर मैंने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उन बुजुर्ग की बातें मेरे कानों में गूंजती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पलट कर यहाँ पर मत आना। मेरे दोस्तों, फिर मैं कभी अपने वतन वापस नहीं गया, मगर मेरे दिल में हमेशा एक ही मलाल रहता है कि काश मैं नादिया को देखकर उस पर फिदा नहीं हुआ होता, उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ होता। काश मैं नादिया के बाप के साथ उसकी बस्ती में ना गया होता, शायद मुझे अपना मुल्क कभी नहीं छोड़ना पड़ता। तो दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी।